नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मध्य प्रदेश तेजी से भारत के नए वैश्विक निवेश एवं निर्यात के केंद्र के रूप में उभर रहा है। हमारा मध्य प्रदेश अब वैश्विक व्यापार जगत में भी अपनी सशक्त पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। शनिवार को इंदौर में आयोजित भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच सहयोग के इस महत्वपूर्ण मंच की मेजबानी का अवसर मिला है। ये मंच भारत व लैटिन अमेरिका कैरेबियन देशों के बीच नई आर्थिक साझेदारी, नई संभावनाओं और नए विश्वास का सेतु है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन देशों के बीच बढ़ती परस्पर आर्थिक साझेदारी में मध्य प्रदेश भी अपनी अधिकतम क्षमताओं के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है। ये मंच एमएसएमई, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहा है, जिससे नवाचार, निवेश, उद्यमिता को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 के माध्यम से भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। यह आयोजन उद्योग निवेशकों और निर्यातकों को एक साझा मंच प्रदान कर रहा है, जिससे व्यापारिक संबंधों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी और निवेश की नई साझेदारियां स्थापित होंगी। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल, फार्मा इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, डिफेंस सेक्टर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारे पास 1.25 लाख एकड़ से अधिक का रेडी टू यूज लैंड बैंक उपलब्ध है। ऐसे में प्रदेश सरकार देश और दुनिया में सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के साथ साथ सुदृढ़ व्यवस्थाओं के निर्माण के लिए भी निरंतर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश असीम अवसरों की धरती है। प्रदेश की स्थिर और पारदर्शी नीतियां निवेश और उद्योग फ्रेंडली हैं। मध्य प्रदेश में खुले दिल से निवेश करें, यहां निवेश करना बड़े लाभ का सौदा है। भारत लैटिन अमेरिका कैरेबियन व्यापार निवेश मंच के माध्यम से आज का ये दौर, खासकर बदलते समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत और भारत के साथ बदलते समय में व्यापार व्यवसाय के जो सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आप सबके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के लिए। भारत 2047 तक एक विशेष लंबे दूर के लक्ष्य के साथ विशेष आग्रह के आधार पर अपनी सभी क्षमता, योग्यता और विशेषताओं के बलबूते पर दुनिया के अंदर अपनी वैश्विक अनुकूलताओं के बलबूते पर व्यापार व्यवसायों के साथ सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के लिए कटिबद्ध है। ऐसे समय में जब उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और नवाचार में समान गति से जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो आपके यहाँ आना हमारे लिए एक अलग प्रकार की छलांग लगाने का अवसर भी देने वाला है। तो सुना आपने किस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विस्तार पूर्वक बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश न सिर्फ अनेक प्रदेशों से बल्कि अनेक देशों से मध्य प्रदेश में आकर्षित किया जाए, निवेश के अवसर बढ़ाए जाएं, रोजगार सृजित किया जाए। इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं अतीत अग्रवाल जी, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य एलयूबी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक एम इंदौरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक भंडारी जी, उद्योगपति, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अतीत जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार का एक स्वप्न है, एक इच्छा है, एक विजन है कि मध्य प्रदेश के रोजगार को, मध्य प्रदेश के निवेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाए, लेकिन कई सारी चुनौतियां हैं। कितना ज्यादा दूर है ये स्वप्न? देखिए, आप इसे अभी भी स्वप्न कह रहे हैं, जबकि धरातल पर चीजें आ चुकी है जी और आ बिल्कुल। रही हैं। तो इस बात से आप समझिए कि जिस विषय पे हम बात करने के लिए यहाँ पर अभी एकत्रित हुए हैं, कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ में व्यापार, अगर हम गौर करें तो पिछले वर्ष जो इन देशों के साथ में व्यापार हुआ था मध्य प्रदेश का, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वो लगभग 3,855 करोड़ रुपए का हुआ था, है ना। और वो सॉरी, इस वर्ष जो है वो 3,855 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 19% ज्यादा है। तो ये इस बात का सबूत है कि जो प्रदेश सरकार की नीतियां हैं निर्यात को लेकर, वो काफी प्रभावी हैं, जिससे कि रिजल्ट के रूप में हम लोग इस चीजों को देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आलोक जी, सुना होगा आपने अतीत जी की बात को कि अभी ये स्वप्न धरातल पर उतरना शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश अब लगातार निवेश के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। किस तरह देखते हैं आप सरकार के इस प्रयास को? अहमद साहब, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
श्री मोहन यादव ने जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला है, मेरे ख्याल से जितना ज्यादा प्रयास उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक विकास और औद्योगिकरण के लिए किए हैं, अब तक शायद इतने मुख्यमंत्री को करते नहीं देखा। ये वही के प्रयास है कि लगातार एक के बाद एक समिट हो रही है। अभी ये जो इंदौर में हो रहा है, इसके बाद ब्रिक्स की समिट होगी, बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए। और मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास कहीं ना कहीं गति पकड़ रहा है, भले ही धीरे धीरे पकड़ रहा हो, लेकिन निवेश तो आकर्षित हो रहा है। ये मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास है कि 32 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। ये अलग बात है कि मैदानी तौर पर अमली जमा भी उतना नहीं पहनाया गया है, लेकिन प्रस्ताव मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश की गिनती उन प्रकार के राज्यों में होती थी जो लगभग बीमारू राज्य कहे जाते थे औद्योगिकरण के क्षेत्र में। अगर आप इंदौर और इंदौर के सराउंडिंग पीथमपुर या भोपाल के एडजॉइनिंग धार वाले क्षेत्र को देख लें, धार पीथमपुर और भोपाल के एडजॉइनिंग वाले क्षेत्र को देख लें, इसके अलावा मध्य प्रदेश शायद एक्सेप्ट भिंड या ग्वालियर में मालनपुर को छोड़कर वर्तमान में जिस तरीके से औद्योगिकरण ने रफ्तार पकड़ी है, हमने उस पर फोकस किया है, उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सुखद भविष्य के संकेत हैं। निकट भविष्य में मध्य प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में होगा। अभी जिस पायदान पर है, मैंने माइक चालू कर लिया अपना। 10वें पायदान पे तो आ चुका है। तो ये 2 साल के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों के कारण ये गति पकड़ रहा है। अहमद जी बिल्कुल आलोक जी, माना जा सकता है कि धीमी रफ्तार से लेकिन लगातार गति पकड़ता मध्य प्रदेश। दीपक भंडारी जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस प्रकार माननीय आलोक जी ने और अतीत जी ने भी जिक्र करा कि जो स्वप्न देखा गया था उसे धरातल पर उतारा जा रहा है और लगातार व्यापार अभी से नहीं बल्कि पहले से ही भारत का और लैटिन अमेरिका का देखने को मिलता आ रहा है। लेकिन जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है, जो चैलेंजेस हैं वो कई सारे हैं, और जितना ज़्यादा व्यापार किया जा रहा था, क्या लगता है आपको इस फोरम के माध्यम से क्या उसे गति प्रदान की जा सकेगी? क्या ये गेम चेंजर साबित होगी? देखिए, गेम चेंजर की जहां तक बात है उसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर शुरुआत भी होती है तो यह एक बहुत दूर की कौड़ी होगी, क्योंकि लैटिन अमेरिका वास्तव में बहुत दूर है इंडिया से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका है वो इंडियंस से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। आज काफी सारे इंडियन बच्चे यूएस में जॉब करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के रूप में, और वो अक्सर ब्राजील, उरुग्वे, पेरी, गुआना, ये सारे अर्जेंटीना, ये सारी जगह घूमने जाते हैं, और उनके साथ उनके माता पिता भी जाते हैं। कई ऐसे एमएसएमई सेक्टर के इंदौर में भी प्लांट है जिनकी मुझसे मुलाकात हुई थी। मैं खुद समिट में था, दोनों दिन था मैं, और वहां पे कई लोगों से मैं मिला भी सही। तो उनका ये कहना था कि यार इंदौर में हम ये समिट में बड़ा अच्छा भी लगा है, और मैन्युफैक्चरर जो यहाँ के हैं, जो एसएमई सेक्टर है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है और बहुत जागरूक है, और वो बहुत कुछ करना चाहता है, उसके बावजूद भी कर नहीं पाता है। कई लोग ऐसे हम मुझे मिले वहां पे समिट में, उन्होंने सीएम साहब से भी बोला कि सर आप ट्रेड डेलीगेशन का एक प्लानिंग कीजिए जो कि वहां पे जाए, या ट्रेड फेयर कीजिए, या फिर जो कैटलॉग शो होता है इंटरनेशनल एजेंसियों के द्वारा, वो भी अगर हो तो जो लोग यहाँ से न जा पाए वो अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करें, कैटलॉग भेजे, सैंपलिंग करें। तो उससे ये रहेगा कि एक तो उन पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा, और दूसरा यहाँ का जो लोकल मार्केट है वो ज्यादा अच्छी तरह से एक्सेस कर पाएंगे, प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे, और अगर अच्छे उनको रेट मिले, क्योंकि मेन कंपैरिजन वो लोग चाइना से करते हैं जी। अगर अच्छे रेट मिले तो मालवा और इंदौर और मध्य प्रदेश के जो उद्योगपति हैं वो कॉम्पीट कर सकते हैं चाइना को भी। और फार्मास्यूटिकल में तो हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा एक्सपोर्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री को पहले से ही जारी है, लेकिन दूसरी चीजों में स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स में बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर का बेल्ट बहुत बड़ा है और एक्सपोर्ट भी बहुत होता है, और सभी प्रकार के डाइवर्सिफाइड और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हम लोग, मतलब प्रोसेस्ड फूड की भी बात कर रहा हूँ और एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। उसके अलावा इंजीनियरिंग है, कैपिटल गुड्स है, आपका आयुर्वेद में भी काफी सारा है, वहां पे डिस्प्ले भी हुआ था, और कन्फेक्शनरी का भी एक बड़ा रोल उसमें हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर मध्य प्रदेश का लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज छोटी छोटी है जिनकी जीडीपी भी बहुत कम है, इंडिया से बहुत छोटी है, और वो पहली बार ही मुझे लगता है कि इस प्रकार से इंदौर आई है। हो सकता है ग्लोबल समिट में आए हो,
लेकिन इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ और सभी क्यूरोसिटी लेकर आए थे और उन्हें अच्छा भी लगा। सीएम साहब ने समय भी पूरा दिया और 2 दिन का जो इवेंट था बहुत अच्छा रहा। उसमें एक गेट टुगेदर हुआ, लोगों को जानने का मौका मिला और कई लोगों ने तो यह भी बोला कि हम बहुत जल्दी आपके देश की यात्रा करने वाले हैं, वो खुद के खर्चे पे। जो सक्षम लोग हैं वो जा सकते हैं, लेकिन हर एमएसएमई से हम ऐसी आशा करें या स्टार्टअप से ऐसी आशा करें, वो संभव नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत कुछ उनको दे सकता है। वो टेक्नोलॉजी में अभी हमसे काफी पीछे हैं। ब्राजील अभी पहली बारी मोदी जी की यात्रा हुई थी वो G20 में, लेकिन उसके अलावा उन लोगों का कहना था कि आजादी की हम 75वीं वर्षगांठ अमृत काल में आ गए हैं, लेकिन कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर उस पूरे कॉन्टिनेंट की, मतलब अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट की यात्रा पे अभी तक नहीं गया। ये उनका कहना था और ये वास्तविकता भी है, हम सभी जानते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और हमें इस पर काफी वर्किंग की जरूरत है। जी दीपक जी। अतीत जी, सुना होगा आपने दीपक जी की बात को। एक महत्वपूर्ण विषय उसमें से निकल कर सामने आ रहा है, चाइना। चाइना के उत्पाद ना सिर्फ भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि पूरे विश्व के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। और जिस प्रकार चाइनीज़ उत्पादों पे भारत की निर्भरता है, फिर वो चाहे इंपोर्ट की बात की जाए या फिर जिन क्षेत्रों में वो चाइना एक्सपोर्ट करता है उन क्षेत्रों की बात की जाए, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन वहाँ पर हमारा एक प्रतिद्वंदी चाइना पहले से बैठा हुआ है। कितना मुश्किल होगा और किस प्रकार उस मार्केट को पेनिट्रेट किया जा सकता है? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि पहले से अगर कोई वहां बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से उसके पास कुछ साधन सुविधाएं या उसका विजन वैसा होगा जब से वो वहां बैठा हुआ है। उसके उत्पादों की या तो कीमतें कम होगी, गुणवत्ता का तो सवाल अपनी अपनी जगह कीमतों के साथ में रहता ही है। लेकिन अब अगर हमें वहां पर एंटर करना है, क्योंकि हम पहले से एंटर कर चुके हैं, लेकिन अगर वहां पहले से हमारा कोई कॉम्पिटिटर है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमारा जो संगठन है लघु उद्योग भारती, हम लोग एमएसएमई से जुड़े हुए हैं और हमने शुरू से हमारा यह दृढ़ मत है कि जब तक देश के प्रोडक्ट बाहर निर्यात नहीं होंगे तब तक एमएसएमई का और देश का आर्थिक उन्नति होना संभव नहीं है। अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमें इस क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। जब हम थे विश्व गुरु तब हमारा 35% से ज्यादा दुनिया के निर्यात के हिस्सेदारी थी। दुनिया के निर्यात में 35% से ज्यादा हमारी हिस्सेदारी थी। अब अगर हम वापस उसी दौर पे चल रहे हैं तो जैसे ये समिट हुई, इस तरीके के जब प्रयास सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से एमएसएमई स्ट्रेंथन होगी। यहां पर हमें निर्यात बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, विदेशी खरीदारों से हम सीधे संपर्क स्थापित कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात करी दीपक जी ने, बहुत सही बात है। हमारे यहाँ पर CSIR जैसे बड़े बड़े संस्थान है जो कि एक ब्रिज का काम कर रहे हैं लघु उद्यमियों के बीच में और टेक्नोलॉजी के बीच में। हम उनके साथ में स्वयं टाई अप कर सकते हैं और जो लैटिन अमेरिका देश है उनको वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके भी उनका भी विकास करके हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। कृषि आधारित इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा, ये ऐसे सेक्टर हैं जिन पर कि हमारा विशेष एक जिसको कहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो है वो कंट्रोल है, एक एक्सपर्टीज जिसको बोलते हैं। फार्मा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि इन कैरेबियन देशों में पहले से ही निर्यात हो रहे हैं। अब जब सरकारें चेत गई है और सरकारों से हमें सुविधा मिल रही है तो फिर चाइना के सामने खड़ी होना कौन सी बड़ी बात है? जब हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज उनसे बेहतर होंगे, लागत जब कम होगी, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए अभी आपको पता होगा तो यहाँ से शिपमेंट के लिए भी हमें 50% भाड़े में सब्सिडी दी है। इस तरीके की योजनाएं जब सरकार उद्यमियों के साथ में खड़ी है, इन योजनाओं के साथ में, इन योजनाओं के मार्फत, तो मैं नहीं समझता कि चीन कोई बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। अगर हम इसी गति से आगे चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुकाम पर पहुंचेंगे। उसमें ये समिट भी एक मील के पत्थर के रूप में गिनी जाएगी मध्य प्रदेश के लिए। जी बिल्कुल। आलोक जी, जिस जी। प्रकार अतीत जी ने भी जिक्र करा कि चाइना एक हमारा बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, मध्य प्रदेश सरकार लगातार नीतियां बना रही है, तो हम बिल्कुल उसको भी चैलेंज दे सकते हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार उन्होंने जिक्र करा कि एक स्वर्णिम युग था भारत का, जब भारत एक्सपोर्टर बहुत बड़ा था और इंपोर्ट कम करता था, लेकिन आज इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। क्या कारण है और किस प्रकार, जिस तरह अगर चाइना के वर्क कल्चर को समझने की कोशिश की जाए, उसके व्यापार को समझने की कोशिश किया जाए, तो सबसे पहले वो जितने उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं उनके देश में ही बनाए जाएं। क्या भारत को पहले आत्मनिर्भर बनने की भी ज़रूरत है? आलोक जी। अहमद साहब, मैं
वापस उसी कॉन्सेप्ट पे आना पसंद करूंगा, स्वदेशी। जी। स्वदेशी उत्पाद को जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे, अपनी सही। कॉस्ट कटिंग हम नहीं करेंगे, तब तक हम इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकते। चाइना के जो प्रोडक्ट हैं, मैं नहीं समझता कि गुणवत्ता की दृष्टि से वो उतने श्रेष्ठ हैं, लेकिन कम कीमत होने के कारण चाइना के उत्पाद अकेले भारत नहीं, सारे विश्व में मार्केट पकड़े हुए हैं। और जहां तक फार्मास्यूटिकल्स की बात है, कच्चा माल मेरे ख्याल से अधिकतर चाइना से आता है। हम कच्चे माल के लिए चाइना पर ही डिपेंडेंट हैं। एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था का दौर जो चल रहा है वर्तमान में, और जिस तरीके से ट्रंप की नीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं भारत को, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के एक्सपोर्ट को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम इन लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन देशों की ओर रुख करें और इस प्रकार के अन्य नए बाजारों को पकड़ें, तो जो भारत के उद्यमी हैं या मध्य प्रदेश के उद्यमी हैं, उनको इससे बहुत सहायता मिलेगी। बहुत अच्छी बात अजीत जी ने भी कही और इसके पहले भंडारी जी ने भी कही कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सही बात है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें मार्केट तो कैप्चर करना ही पड़ेगा ना। इस देश में जाने कहां कहां से चीजें इंपोर्ट होके आती हैं जो यहाँ नहीं होती हैं, और यहाँ से भी जाने किन किन देशों में निर्यात होता है। तो डिस्टेंस मायने नहीं रखता, मायने रखता है मार्केट। यदि हम एक बार इन मार्केटों को कैप्चर कर लेंगे तो हमारा निर्यात बढ़ेगा, और निर्यात बढ़ने से इस देश का जो बोलना चाहिए आर्थिक चक्र है, वो गति पकड़ेगा। अब इसमें जो खासकर जैसे ब्राजील है, मैक्सिको है, चिली है, अर्जेंटीना है, ये ऐसे देश हैं जो इन देशों में बड़े देश माने जाते हैं। जी। टोटल 30 देशों के आसपास ये पूरे ग्रुप में है। तो हमारा व्यापार इनसे बढ़ सकता है, और हम चाइना के माल से अपनी गुणवत्ता के को लेकर compete कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो मत नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो गुणवत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रोडक्ट माना जाता है, और इसीलिए हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका जैसी कंट्रियों में होता है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण तो है कि हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारी जो क्वालिटी है, वो बेटर है हमेशा। जी, दीपक जी, जिस प्रकार आलोक जी ने और अतीत जी ने भी जिक्र करा, काफ़ी सारे संसाधन मध्य प्रदेश के पास उपलब्ध हैं, एक क्षमता है, एक विजन है, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी हैं। और जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने ये दावा किया है कि उसके पास 1.25 लाख, लगभग 1.25 लाख के करीब लैंड बैंक है, और जिसका उपयोग किया जा सकता है, वहाँ पर प्रोडक्शन किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। लेकिन अगर उद्यमी वहाँ पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी उनके सामने उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि उन भूमियों पर कई बार अतिक्रमण होता है, कई बार बिजली पानी की समस्या होती है। जी भाई साहब, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं जी। कि सभी उद्यमी जो कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में है, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लेवल की हो, चाहे पैकेजिंग के लेवल की हो, चाहे स्टैंडर्डाइजेशन के लेवल की हो, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग पैकेजिंग का स्टैंडर्ड है, अलग अलग क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। और मुझे लगता है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड है वो काफी हद तक चाइना से बेटर है, जैसा कि अभी आलोक जी ने बताया, और अतीक जी मेरे मित्र भी हैं, बहुत अच्छा बोला उन्होंने। तो ये बात तो सही है, और दूरी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आज हॉर्मुज बंद हो या भले ही जलडमरू मध्य से हमें घूमकर केप टाउन से होते हुए जाना पड़े। थोड़ा सा लॉजिस्टिक की कास्ट जरूर बढ़ेगी, लेकिन अगर सरकारी सब्सिडी मिलती है तो वो भी उसमें रियायत मिलती, तो उद्योगपतियों को राहत मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि चाइना क्या है कि बहुत फास्ट काम करता है, गवर्नमेंट मशीनरी वहाँ की एक्सपोर्ट को लेकर चुस्त और दुरुस्त बनी हुई है। वो दुनिया के किसी भी कोने में माल को, मतलब वो हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में कि पटक देते हैं या फेंक देते हैं। सिर्फ उनको पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट है, वो इतनी फास्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उनका लॉजिस्टिक भी इतनी फास्ट होता है, और उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ भी हो वो मतलब येन केन प्रकरण उस मार्केट तक अपनी पहुंच बना के उस मार्केट को पूरा मतलब हिप्नोटाइज करके कैप्चर करते हैं। हमारे उद्योगपति भी कहीं कमजोर नहीं है, लेकिन बहुत सारी हर्डल्स यहाँ पर है। मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर हूँ, तो मुझे पता होता है कि कई बार घबराहट भी होती है कि डेमरेज लगता है, चार्जेस लगते हैं, पोर्ट के डॉक चार्जेस लगते हैं, या कहीं डिले हो जाता है। तो उद्योगपति की पूंजी वैसे ही शॉर्ट होती है, और इस जी। प्रकार से कहीं भी कुछ भी डिले होता है तो ब्याज की मार भी पड़ती है। अब वहाँ चाइना में तो शायद सरकार जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ब्याज भी बहुत कम लेती है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं।
तो थोड़ा एक अलग से मतलब जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके अलावा कोई एक ट्रेड प्रमोशन का ऐसा डिपार्टमेंट हो कि जो लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस हैं बिल्कुल, उनके लिए बिल्कुल 1-to-1 काम किया जाए और ग्राउंड लेवल पे वर्किंग हो। तो ये छोटी मोटी चीजें जो है कि लैंड की, प्रोक्योरमेंट की, वाटर की या दूसरे जो अप्रूवल्स हैं वो तुरंत उनको दिए जाएं और उनको उनके माल को दुनिया भर के बाजारों में बेचा जाए, क्योंकि इंदौर शहर में ही हम देखते हैं कि हजारों यूनिट्स ऐसी हैं जिनकी गुणवत्ता विश्व स्तरीय है, लेकिन वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और यहाँ लोकल कंपटीशन में ही वो इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अब समय है कि China Plus 1 की जो नीति है, पूरी दुनिया भारत को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में देखना चाहती है। थोड़ी सी सरकारी मदद और बाकी यहाँ की जो जिजीविका के धनी है इंडस्ट्रीज, उनकी प्रयास आपस में मिलके होंगे तो हम बहुत जल्दी सिरमौर बनेंगे और पूरे विश्व के बाजार को कैप्चर करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से हम टॉप पर ले जाएंगे और रुपये का जो अभी डिवैल्यूएशन हो रहा है वो भी रुकेगा, करेंसी हमारी स्ट्रांग होगी और विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल दीपक जी। अतीत जी, जिस प्रकार दीपक जी ने भी जिक्र करा, कई सारे चैलेंजेस जो हैं वो व्यापारियों के सामने, उद्योगपतियों के सामने होते हैं, लेकिन हर प्रदेश का जो जियोग्राफिकल ढांचा होता है वो अलग होता है, क्षमताएं होती हैं वो अलग होती हैं, बेहतर क्षेत्र होते हैं जिनमें वो प्रदर्शन कर सकते हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं। फिर वो चाहे गुजरात की बात की जाए तो उसके पास पोर्ट्स हैं, उसके पास एक्सपोर्ट की क्षमता है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पर एक बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल है। तमिलनाडु की बात की जाए तो वो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बेहतर कर सकते हैं और बेहतर कर रहे हैं। और कर्नाटक के पास टेक हब है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पास ज़मीनों का भंडार है। मध्य प्रदेश के पास सेंट्रल में बनी हुई वो लोकेशन है जिसके माध्यम से आयात निर्यात दूसरे प्रदेशों तक, दूसरे देशों तक आसानी से किया जा सकता है। किस प्रकार इस क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सकता है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, तो यहाँ से कोई भी समुद्र तट नहीं लगता हमारे पूरे राज्य की किसी भी सीमा पर। तो उसके लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था कर दी कि आपको जो है वहां तक, पोर्ट तक, भाड़े तक में 50% की छूट दे देंगे। अब आपकी बात पर आता हूं कि जो संभावनाएं हैं, इससे पहले आप देखिए कि मध्य प्रदेश जो है कृषि के क्षेत्र में, आपने बताया ना जमीनें बहुत ज्यादा हैं और सब चीजें ठीक है, बहुत बेहतर है, उपजाऊ जमीन के है, नर्मदा का पूरा बेल्ट है हमारे पास। जब इससे पहले की सरकार थी जिसका पूरा फोकस एक क्रम बाय क्रम अगर हम उसको देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा कि पहले जब कृषि के ऊपर आधारित हमारी पूरी अर्थव्यवस्था थी, तो जब कृषि पे हम निर्भर थे तब भी हम कृषि में नंबर 1 बने। अब जब से मोहन जी की सरकार आई है और इन्होंने उद्योग पे फोकस करना शुरू किया है, तब हम देख रहे हैं कि कृषि आधारित उद्योग जो है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की हर बार बात होती है, वो है क्या? जो कृषि से उत्पाद है उनमें वैल्यू एडिशन करके ही तो हमें बाहर भेजना है। तो हम निश्चित रूप से उसमें भी अलग हैं, अकेले हैं और आगे रहेंगे। ये बात बिल्कुल तय है कि इन सब जो हमारे संसाधन है वह हमारे लिए सदुपयोगी हैं और इनको अगर व्यवस्थित रूप से सरकारों के माध्यम से लघु उद्यमी इनका दोहन करते हैं तो हम अपने उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी कीमत दोनों पे नियंत्रण रख के पूरे वैश्विक बाजार में हम लोग इसको निर्यात कर सकते हैं। जी बिल्कुल अतीत जी, माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश के बाद असीम संभावनाएं हैं जिनका लगातार उपयोग करती मध्य प्रदेश सरकार। आप तीनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार व्यापार के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में अग्रसर होते हुए अनेक प्रदेशों के साथ साथ अब अनेक देशों से मध्य प्रदेश में व्यापार और निवेश आकर्षित करती हुई इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।